नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर ये 10 हो गया, ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या होता है? जो फार्मेसी की शॉप होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। जो रिटेल स्टोर होता है उसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। तो एक कम्युनिटी फार्मेसी जो फार्मेसी की शॉप है उसको मैनेज किस तरीके से करना है, उसके जो भी चीज़ें हैं, इन्वेंटरी है, प्रोक्यूरमेंट है, कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करने के लिए क्या चीज़ लगती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर भी ये मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 9 चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी। फार्मेसी ओपन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, तो अगर कोई फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में साइट किस तरीके की होनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर पढ़ना है कि हम साइट किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं करके। तो नेक्स्ट है फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स। तो फार्मेसी की डिज़ाइन, तो फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइन किस तरीके की होनी चाहिए, इंटीरियर्स किस तरीके की होने चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, तो वेंडर किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डरिंग प्रोसीजर क्या होगी उसके बारे में देखेंगे। प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। प्रोक्यूरमेंट किस तरीके से करेंगे, इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स, तो इन्वेंटरी किस तरीके से कंट्रोल की जाएगी, इन्वेंटरी मैनेज किस तरीके से की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, मैनेज किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक, कैश बुक, तो अकाउंटेंसी के बारे में देखेंगे, डे बुक, कैश बुक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इन्वेंटरी कंट्रोल या फिर अदर किसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मेसी में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी यूजफुलनेस देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जिसको CRM बोलते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। ऑडिट्स इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में जब इंस्पेक्शन होता है तो उसको ऑडिट्स बोलते हैं। SOPs ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होती है फार्मेसी को मैनेज करने के लिए। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, M-हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज, तो डिजिटल हेल्थ के बारे में देखेंगे, M-हेल्थ के बारे में देखेंगे, ऑनलाइन फार्मेसीज के बारे में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है ये इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पे मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप कम्युनिटी फार्मेसी। तो अगर कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करनी है, फार्मेसी की शॉप ओपन करनी है, तो उस कंडीशन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके बारे में देखेंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल फॉर ओपनिंग द कम्युनिटी फार्मेसी। यहाँ पर हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट दी गई है जो कि कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करने के लिए ज़रूरी होती है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो फार्मेसी ओपन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट शॉल बी पास्ड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, मतलब फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी पर्सन है जिसको फार्मेसी की शॉप ओपन करनी है उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट का, और वो डिप्लोमा पास होना चाहिए। फार्मेसी का जो डिप्लोमा होता है वो पास होना चाहिए। एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो भी उसकी कंप्लीट रहनी चाहिए, तभी उसको क्वालिफाइड माना जाएगा फार्मेसी ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन होता
होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मेसी लाइसेंस। तो फार्मेसी लाइसेंस ये ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए। अ ड्रग लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फार्मेसी बिजनेस। कोई भी फार्मेसी बिजनेस अगर ओपन करना है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है मिनिमम स्पेस। स्पेस कितनी होनी चाहिए ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है अगर कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करनी है तो इसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई है। द मिनिमम डिज़ायरेबल एरिया टू ओपन कम्युनिटी फार्मेसी इज़ 10 स्क्वायर मीटर। तो एक मिनिमम जो डिज़ायरेबल एरिया होता है किसी भी फार्मेसी को ओपन करने का वो कितना होता है, 10 स्क्वायर मीटर इतना होता है। देन नेक्स्ट है स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी किस तरीके की होनी चाहिए। अ रेफ्रिजरेटर इज़ रिक्वायर्ड इन फार्मेसी। तो फार्मेसी में रेफ्रिजरेटर रहना ज़रूरी होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सर्टन ड्रग्स लाइक इंसुलिन, लिक्विड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड अदर मेडिसिन मस्ट मेंटेन एट लोअर टेम्परेचर। तो ये रेफ्रिजरेटर रहना फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, लिक्विड एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए या फिर दूसरे कोई मेडिसिन हो गए जिनको लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए रेफ्रिजरेटर फार्मेसी में होना ज़रूरी होता है। कपबोर्ड्स एंड ड्रॉवर्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्टोरिंग वेरियस फार्मास्यूटिकल्स। तो कपबोर्ड्स और ड्रॉवर्स ये भी नेसेसरी है। अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जैसे बॉटल्स हो गए, मेडिसिन हो गए, मेडिसिन के बॉक्सेस हो गए, उनको स्टोर करने के लिए कपबोर्ड्स और ड्रॉवर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी फार्मेसी में होनी चाहिए। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। तो रिटेल ड्रग स्टोर फार्मेसी ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑन फॉर्म 19 ऑफ D&C एक्ट एंड रूल 1945। तो फॉर्म 19 का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए D&C एक्ट एंड रूल 1945 का। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945 है उनके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म 19 है वो आपके पास रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है चालान ऑफ फी डिपॉजिटेड फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए आपने जो फीस डिपॉजिट की है इसके लिए एक फ़ीस लगती है, स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स की गई है, उतनी फ़ीस लगती है। तो वो फ़ी डिपॉजिट की है इसका चालान आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय PCI। तो एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए कि आपका डिप्लोमा हुआ है फार्मेसी से फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय PCI। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से हुआ रहना चाहिए जो कि PCI जिसको रिकॉग्नाइज करता है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो जिस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करता है उनको जो इंस्टीट्यूट पता है ऐसे आपका डिप्लोमा हुआ है इसकी अटेस्टेड कॉपी रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो एफिडेविट होनी चाहिए, शपथ पत्र हम जिसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा पत्र, ये होना चाहिए आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन ऑफ प्रोप्रिएटर और पार्टनर्स अंडर D&C एक्ट 1940। तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो या फिर ऐसी कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, मतलब आपका ऐसा कोई पार्टनर नहीं है या फिर किसी ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं ऐसे लोगों के आप पार्टनर नहीं हो, इसका एक प्रतिज्ञा पत्र, इसका एक एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। मैप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। तो जो आपका जो रिटेल ड्रग स्टोर है उसका मैप रहना चाहिए। अ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फीम। अगर पार्टनरशिप में कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप के उसकी कॉपी रहनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर परचेस रिसिप्ट। तो रेफ्रिजरेटर परचेस रिसिप्ट होनी चाहिए। इस तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फार्मेसी ओपन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गई पूरी। यहाँ पर हमने पूरी लीगल रिक्वायरमेंट्स देखी। अगर किसी को भी कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करनी है तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको पूरा करना पड़ता है तभी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। तो साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम साइट्स किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फार्मेसी ओपन करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस सक्सेस इज साइट सिलेक्शन। तो कोई भी बिजनेस सक्सेस के लिए साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ड्यूरिंग द साइट सिलेक्शन वेरियस क्राइटेरिया मस्ट बी कंसिडर्ड। तो साइट सिलेक्शन करते समय बहुत सारे क्राइटेरिया जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। फॉलोइंग आर सम सुटेबल लोकेशन फॉर ओपनिंग ड्रग स्टोर। तो यहाँ पर हमें कुछ सुटेबल लोकेशंस दी गई है जो कि ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए सुटेबल है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल के पास जो है
फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जब उनको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो वो आसपास जो फार्मेसी है वहीं पे जाते हैं। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के पास की जो भी लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। देन नेक्स्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो जिस जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसी जगह भी फार्मेसी ओपन करने के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट है नियर बाय सर्विस। तो नियर बाय सर्विस मतलब किस तरीके का, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, तो वो जो प्लेस होता है वो सुटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर आना जाना रहता है लोगों का, तो उनको पता रहता है यहाँ पर फार्मेसी है, तो कभी भी वो उस एरिया में आएंगे तो वो आपकी फार्मेसी में आ सकते हैं। ठीक है, नियर बाय सर्विस ये एक सुटेबल लोकेशन होती है। देन नेक्स्ट है बिजनेस लोकेलिटी। बिजनेस लोकेलिटी मतलब जहाँ पर ऑफिसेस है उस एरिया में जो है अगर फार्मेसी ओपन की जाए तो उस कंडीशन में वो भी एक सुटेबल लोकेशन होती है ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। देन नेक्स्ट है रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरियाज मतलब लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया में अगर फार्मेसी है तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो भी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वहाँ के फिर उनको पता रहता है कि यहाँ पर फार्मेसी है, तो उनको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है वो फिर उस फार्मेसी में आते हैं। देन नेक्स्ट है एरियाज इन डेवलपमेंट। तो कोई एरिया है, एरिया डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ज़्यादा कुछ तो दुकानें रहती नहीं हैं, तो वो एक सुटेबल लोकेशन होती है ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। नियर बाय फार्मेसी कॉम्पिटिटर्स। तो नियर बाय फार्मेसी कॉम्पिटिटर्स मतलब कोई एरिया है जहाँ पर एक ही फार्मेसी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस कंडीशन में आप उसी के आसपास एक फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, वो एक सुटेबल लोकेशन होती है फार्मेसी ओपन करने के लिए। देन नेक्स्ट है नियर टू रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, ये भी एक सुटेबल लोकेशन होती है फार्मेसी ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से ये साइट्स होते हैं, सुटेबल लोकेशंस होती है ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स। तो फार्मेसी डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए, इंटीरियर किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन डेकोरेटिंग द फार्मेसी इज़ टू इस्टेब्लिश अ फार्मेसी डिज़ाइन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है फार्मेसी को डेकोरेशन करने की, जो भी फार्मेसी डिज़ाइन है उसको इस्टेब्लिश करना। विद इन अ बिल्डिंग डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट लेआउट, एडवोकेट फर्नीचर एंड आइडियल इंटीरियर सिचुएशन। तो जो भी आपके बिल्डिंग है जहाँ पर आपकी फार्मेसी ओपन होने वाली है या फिर आप फार्मेसी ओपन करने वाले हो, उसका लेआउट, उसका फर्नीचर जो है वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। जो भी इंटीरियर डिज़ाइन है वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से वो अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, ये चीज़ आपको डिटरमाइन करना है, देखना है। गोल ऑफ गुड फार्मेसी डिज़ाइन। तो फार्मेसी की डिज़ाइन अच्छी रहनी ज़रूरी है। अट्रैक्ट मेनी कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो भी फार्मेसी में मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करती है। अगर आपके फार्मेसी का डिज़ाइन अगर अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। क्रिएट अ प्लीजेंट इन्वायरमेंट इन द फार्मेसी। तो फार्मेसी में एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये कुछ गोल होते हैं एक अच्छी फार्मेसी डिज़ाइन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लेआउट डिज़ाइन ऑफ एन आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी। तो एक लेआउट डिज़ाइन देखेंगे यहाँ पर आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी का। इंटीरियर डिज़ाइन है ये, इंटीरियर डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा इंटीरियर डिज़ाइन है फार्मेसी का, लेआउट है पूरा फार्मेसी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपकी पूरी फार्मेसी है। तो यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग है फार्मेसी की। तो आप यहाँ पर पूरा देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शेल्फ प्रेजेंट है जहाँ पर मेडिसिन स्टोर करके रखी जाएगी। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जहाँ पर जो लो टेम्परेचर की मेडिसिन है उनको रखा जाएगा। इस साइड में जो नार्कोटिक एंड पॉइजनस ड्रग्स हैं उनको लॉक एंड की के अंडर रखा जाएगा। और यहाँ पर जो रेगुलर मेडिसिन होती है जिनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ता है, वो इन शेल्स में रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हो गया। देन ये एक एरिया है, यहाँ पर होगी काउंसलिंग, ये काउंसलिंग एरिया, ये एक अलग काउंसलिंग एरिया है। यहाँ पर जो है रिकॉर्ड्स, यहाँ पर एक एरिया होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे सारे फार्मेसी के। ये हो गया डिस्पेंसिंग एरिया और ये हो गया बिलिंग एरिया। यहाँ पर ये होगी वाटर की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी होगी। यहाँ पर जो है ये वेटिंग के लिए यहाँ पर टेबल्स लगाए जाएंगे, ताकि जो भी पेशेंट है वो यहाँ पर बैठकर वेट कर सके अगर ज़्यादा भीड़ है तो फार्मेसी में। तो इस तरीके से ये पूरा लेआउट होता है आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। तो वेंडर सिलेक्शन और ऑर्डरिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेंडर सिलेक्शन मतलब क्या होता है। वेंडर मतलब क्या होता है? वेंडर मतलब ऐसा पर्सन होता है जिससे हम स्टॉक है वो लेते हैं। तो जिस भी पर्सन से हम सामान खरीद रहे हैं, जो भी हमारी इन्वेंटरी है वो खरीद रहे हैं, तो उस वेंडर का सिलेक्शन किस तरीके से करना है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो उनमें से एक स्पेसिफिक जो कि हमें अच्छी क्वालिटी के, हाईएस्ट क्वालिटी के मेडिसिन प्रोवाइड करे, अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करे, तो ऐसा वेंडर सिलेक्ट करना और ऑर्डर किस तरीके से करना है उसकी जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। द फार्मासिस्ट शुड मेक श्योर द सोर्स ऑफ मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो फार्मासिस्ट ने ये श्योर करना चाहिए कि जो भी मेडिसिन का सोर्स है या फिर अदर प्रोडक्ट का सोर्स है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही है। मतलब जो भी सोर्स है, जिस भी सोर्स से हम मेडिसिन परचेस कर रहे हैं या फिर अदर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो जैसे कि हमें हाईएस्ट क्वालिटी के चाहिए, ड्रग्स जो भी है हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, या फिर जो भी प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट करने चाहिए जिस भी सोर्स से हम मेडिसिन परचेस कर रहे हैं। तो ये फार्मासिस्ट ने सबसे पहले श्योर करना चाहिए। देन नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर सम वेरिएबल्स टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ वेंडर। तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं कि वेंडर को किस तरीके से चूज़ करना है, हम क्या क्या चीज़ें वेंडर सिलेक्शन करते समय देखेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है क्वालिटी। तो क्वालिटी देखेंगे सबसे पहले। द टर्म क्वालिटी रिफर्स टू अ सप्लायर्स कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू मीट द बायर्स रिक्वायरमेंट। तो बायर्स रिक्वायरमेंट्स मतलब, तो जैसे हम हो गए बायर, तो हमने जो भी वेंडर है उसको बोला कि हमें हाई क्वालिटी के चाहिए और इतने टाइम में चाहिए, इतना स्टॉक हमारा कंप्लीट आना चाहिए। तो ऐसे हमने उनको बोला। तो उस कंडीशन में जो भी वेंडर है वो किस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी विलिंगनेस क्या है। अगर उसकी विलिंगनेस अच्छी है तो उसका मतलब जो भी क्वालिटी है वो अच्छी है सप्लायर की, तो ऐसा हम समझेंगे। तो इस तरीके से ये क्वालिटी देखी जाती है। देन नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस के बारे में देखेंगे। नॉर्मली क्वालिटी एंड प्राइस डू नॉट नेसेसरीली कोरिलेट, बट we must look for suppliers who can provide a better than average product at an average प्राइस। तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्वालिटी और प्राइस होता है वो कोरिलेटेड नहीं करते, पर हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो कि हमें एक अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, साथ में एक एवरेज प्राइस में, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में जो हमें सप्लाई कर रहा है। तो ऐसा अगर सप्लायर हमें मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। तो इस तरीके से आपको प्राइस डिटरमाइन करना है। देन नेक्स्ट है क्विक डिलीवरी। तो जो भी सप्लायर है, जो भी वेंडर है, वो डिलीवरी किस तरीके से कर रहा है, उसकी डिलीवरी की जो भी प्रोसेस है वो किस तरीके से है उसके बारे में देखेंगे। द लीड टाइम, दैट इज द टाइम टू गेट सप्लाईज। तो लीड टाइम मतलब क्या होता है, तो हमें जो भी हमारी इन्वेंटरी है या फिर जो भी हमने प्रोडक्ट मंगाए हैं वो कितने टाइम में मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। शुड बी लेस सो दैट देयर इज क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जो भी लीड टाइम है वो कम होना चाहिए ताकि जो भी डिलीवरी है, जो भी चीज़ें हमने मंगाई है, जो भी गुड्स हमने मंगाई है वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इस तरीके से डिलीवरी की प्रोसेस किस तरीके की होती है वो देखनी चाहिए। देन नेक्स्ट है सर्विस। वो सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो देखना चाहिए। इट इज़ क्रिशियल टू कंसर्न व्हाइल चूजिंग अ वेंडर। तो कोई भी वेंडर चूज़ करते समय ये सबसे पहले देखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसर्न करना चाहिए कि जो भी वेंडर है वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट है एश्योरेंस ऑफ सप्लाई। ओनली दोज सप्लायर शुड बी प्रिफर्ड हु एश्योर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स। तो ऐसे सप्लायर से ही मेडिसिन परचेस करनी चाहिए या फिर ऐसे सप्लायर्स को ही चूज़ करना चाहिए जो कि उनके मटेरियल के गारंटी देते हो, ऐसे वेंडर्स को ही चूज़ करना चाहिए। तो एश्योरेंस ऑफ सप्लाई मतलब यही होता है कि जो भी सप्लायर है ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि उनके प्रोडक्ट की गारंटी देता हो। तो देन नेक्स्ट है साइज ऑफ द सप्लायर। साइज ऑफ सप्लायर मतलब क्या होता है, सम ऑथोरिटीज रिकमेंडेड दैट ऑर्डर ऑफ स्मॉल साइज शुड बी प्लेस्ड विद अ स्मॉल कंपनी वेयर एज द ऑर्डर ऑफ लार्ज साइज शुड गो विद लार्ज कंपनीज। तो कुछ ऑथोरिटीज़ ऐसा रिकमेंड करते हैं कि अगर स्मॉल साइज का ऑर्डर हो, मतलब हमें कम चीज़ें चाहिए, हमें कम इन्वेंटरी चाहिए, तो उस कंडीशन में स्मॉल कंपनी से हमें वो लेने चाहिए। और अगर लार्ज साइज के हो ऑर्डर, हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उस कंडीशन में लार्ज कंपनी से लेनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ऑथोरिटीज़
अथॉरिटीज़ जो है वो रिकमेंड करती है। हाउएवर दिस कोरिलेशन कांट बी ऑलवेज अप्लाइड। तो ये जो कोरिलेशन है ये हमेशा अप्लाइड नहीं होता। अगर हम स्मॉल कंपनी को ही लार्ज ऑर्डर दे तो उस कंडीशन में तो वो भी इतने ही एफर्ट्स लगाती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी और अच्छे से सर्विस देने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ सप्लायर्स। नंबर ऑफ सप्लायर्स मतलब क्या होता है? मिनिमम सप्लायर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो मिनिमम सप्लायर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज द सप्लायर विल गिव प्रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ कस्टमर। तो अगर टाइम का शॉर्टेज है, हमारे पास कम टाइम है, तो उस कंडीशन में जो भी सप्लायर होता है वो पहले प्रेफरेंस देता है जो भी कस्टमर की नीड है वो पूरी करने के लिए। देन नेक्स्ट है अ सिंगल सप्लायर कैन ऑल्सो ऑफर द बेस्ट प्राइस विथ एश्योर्ड सप्लाईज। तो जो भी सिंगल सप्लायर होता है वो एक बेस्ट प्राइस ऑफर कर सकता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ सप्लाईज को भी कंसिडर करना चाहिए। देन नेक्स्ट है लोकल सप्लायर्स और एरिया। तो लोकल सप्लायर्स किस तरीके से चूज करने हैं उनके बारे में देखेंगे। समटाइम्स अ बायर मे बी कंपेल्ड टू बाय सर्टन रिक्वायरमेंट्स लोकली ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो कभी कभी क्या होता है, जो बायर्स होते हैं उनको लोकल एरिया में से ही जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है। उनके यहाँ पर हमें कुछ रीज़न दिए गए हैं, वो क्यों लोकल एरिया से ही हमें लेना पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, उसके रीजंस दिए गए हैं। द डिलीवरी इज़ क्विकली मेड। तो डिलीवरी जो है वो जल्दी से हो जाती है। अर्जेंट ऑर्डर्स कैन बी मेड प्रॉम्प्टली। तो जो भी अर्जेंट ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से लोकल एरिया भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरीके से ये वेंडर सिलेक्शंस के कुछ वेरिएबल्स हो गए जिनके अकॉर्डिंग हम वेंडर को चूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डरिंग प्रोसीजर्स। तो ऑर्डरिंग प्रोसीजर्स किस तरीके से करना है, ऑर्डर किस तरीके से करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सबसे पहले पहचानना, मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। देन नेक्स्ट है परचेस रिक्विजिशन। परचेस रिक्विजिशन मतलब हमें ये पता चल गया कि हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में एक परचेस रिक्विजिशन बनाना, और वो जो परचेस रिक्विजिशन है वो परचेसिंग डिपार्टमेंट है उनको सेंड करना। उनको सेंड करने के बाद वो जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो स्क्रीन करेगा, जो भी परचेस रिक्विजिशन है उनको स्क्रीन करेगा। के बाद वो अकाउंटेंट के पास भेजेगा। अकाउंटेंट चेक करेगा कि जो भी फंड है, जितने भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनके अकॉर्डिंग हमारे पास फंड है कि नहीं है ये चेक करेगा। अगर फंड है तो उस कंडीशन में वो अप्रूवल देगा और वापस से परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास वो परचेस रिक्विजिशन आएगी। उसके बाद क्या होगा, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ परचेस ऑर्डर। तो जो भी परचेस ऑर्डर है वो देखे जाएंगे और अप्रूव किए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो जो भी वेंडर है उसको रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनके लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी वेंडर है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए तैयार है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अप्रूव करना चाहिए। अप्रूव करने के बाद रिसीविंग एंड चेकिंग मटेरियल। जब मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने मंगाया है वो रिसीव होगा तो उसको रिसीव करना है और चेक करना है प्रॉपरली। मैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको मैच करना है, उनका बैच नंबर, सारी मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली भेजी है कि नहीं ये सारी चेक करनी है, कोई वहाँ पर डैमेज तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। देन नेक्स्ट है अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ इन्वॉइसेस। तो जो भी इन्वॉइसेस है उनको अप्रूव करके पेमेंट कर देना है। और रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन अकाउंटेंसी बुक। जो अकाउंटेंसी बुक है उसमें जो भी बिल्स है वो रिकॉर्ड कर देना है। तो इस तरीके से ये पूरी ऑर्डरिंग प्रोसीजर होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।